आज का टॉपिक सोल्यूबिलिटी। आज का जो टॉपिक है आपका वो है सोल्यूबिलिटी। सबसे पहले बात करूंगा सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से किसी को आप बता सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक, यानी लेबोरेटरी में। अब लेबोरेटरी में आपको पता है जो भी काम किया जाता है, जो भी वर्क किया जाता है वो स्मॉल क्वांटिटी में किया जाता है, ठीक। तो यहां पे हम सोल्यूबिलिटी को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक या निश्चित टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में, किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट की मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी डिसोल्व है, समझे। किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट की या किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट की जितनी मैक्सिमम पर जोर देंगे, किसी सॉल्यूट की जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी डिसोल्व है वह उस सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी कहलाती है। समझे मेरी बात को। यानी सॉल्वेंट आपका है 100 ग्राम और उसमें मान लिया XYZ कुछ भी जो ग्राम है वह सॉल्यूट के आप डिसॉल्व कर रहे किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ठीक, समझे बात को। और ये क्वांटिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। जो मैक्सिमम रूप में वो घुला हुआ है, फॉर्म में घुला हुआ है, उसी पॉइंट पर इस सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी कहलाती है। और इसकी जो यूनिट रहेगी, ये यूनिट रहेगी इसकी ग्राम पर 100 ग्राम। ये यूनिट है इसकी, यूनिट वगैरह पूछ ली जाती है। ये हो गया हमारा लैब का वर्क है छोटी मोटी बात के लिए। अब लार्ज स्केल पर बात करें, या हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक, यानी कैलकुलेटिव एनालिसिस आपने करना है, तो लार्ज स्केल पर इसका यूज किया जा सकता है। तब उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, देखो सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन आप सोल्यूट के अकॉर्डिंग, सोल्यूट को आप ml में ले रहे, ग्राम में ले रहे, मोल में ले रहे, मोल फ्रैक्शन में ले रहे, कैसे भी ले रहे, उसी के बेस पर 10 डेफिनेशन आप बना सकते हैं। अब यदि मैं, जब मान लिया हमने मोल लिए, चलो मोल के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, और 1 लीटर सोल्यूशन है आपका, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉरी, तो डेफिनेशन वही रहेगी भाई, किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर या किसी निश्चित टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूट के जब मैक्सिमम मोल किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहते हैं, तो उस पॉइंट पर जो सोल्यूबिलिटी रहेगी या जो स्थिति रहेगी वही उस सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। किसी स्पेसिफिक या निश्चित टेम्परेचर पर जब किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट के स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्पेसिफिक सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट के मैक्सिमम मोल डिसॉल्व घुले हुए हैं या डिसॉल्व हैं, उस पॉइंट पे जो सोल्यूबिलिटी है वही कहलाती है उस सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी। इसकी जो यूनिट रहेगी, ये लार्ज स्केल पे किया जाता है, लार्ज स्केल के लिए, ठीक। इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है क्या,
मोल पर लीटर। समझे मेरी बात को? ये सोल्यूबिलिटी की बात थी। अब सोल्यूबिलिटी आप जो पढ़ेंगे, हम इस 12th में पढ़ेंगे दो बातों पर। पहली बात, जब हम उसको ठोसों पर या सोल्यूबिलिटी इन सॉलिड्स शरबत बना रहे, यानी किसी सॉलिड को हम सॉल्वेंट में, लिक्विड में डिसोल्व कर रहे, ठीक। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये ए मान लो इसको ए, पहले से ही देख लो। कोई सॉलिड किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व हो रहा, लिक्विड में डिसोल्व हो रहा, तो उसकी सोल्यूबिलिटी किन बातों पर डिपेंड होती है, या उसकी सोल्यूबिलिटी कैसे होगी? सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन ये डिसोल्व ऐसे ही होगा जैसे हमने ऊपर बताया, अब इसे तो बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे हम पढ़ेंगे इस पे फैक्टर क्या क्या चीज डाल लेगी। लासातेल्य को आप जानते हैं, पीटीसी मैंने आपको बताया, शॉर्ट में ध्यान रखेंगे प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। उसके अलावा जो मैं पहली बात करता हूं वो बात करता हूं मैं यहां पे नेचर, ये आर है भाई, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, अब सोल्यूट को मैं यहीं से कर देता हूं डिवाइड। ये दो प्रकार का मैंने आपको कल भी बताया था भाई, एक आयनिक होते हैं, आयनिक सोल्यूट, और एक सोल्यूट होता है कोवैलेंट। ठीक है भाई, जो आयनिक सोल्यूट होते हैं वे जब आयनाइज होते हैं तो वो आयन देते हैं, तो ऐसे सोल्यूट के लिए सोलवेंट हमारा पोलर होना जरूरी है, ठीक। क्योंकि एनसीईआरटी में एक बात कही गई है, एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, लाइक डेजोल लाइक, ये एनसीईआरटी की बात है भाई। जैसे सोलवेंट होगा ऐसे में वो डिसोल्व होगा, ऐसे सोल्यूट। आयनिक क्या चीज होती है? आयनिक पोलर होती है। जो पोलर स्पीसीज है या पोलर सॉलिड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसोल्व होगा, और जो कोवैलेंट होते हैं वे क्या होते हैं? नॉन पोलर। ये पोलर होता है, आयनिक होते हैं पोलर, पोलर यहां लिख देता हूं, तो इसलिए इसके लिए चाहिए होगा पोलर सॉल्वेंट, ठीक। कोवैलेंट क्या होते हैं? नॉन पोलर। ये हो गए, रुक जाओ बेटे, नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट जो होते हैं नॉन पोलर। हाँ, होमोहाइड्रिक, हाइड्रेटेड मिक्सचर। होमोहाइड्रिक तो वो होगा जिसमें एक H2O जुड़ा हुआ है, तो कोवैलेंट रहेगा वो तो। अब वो डिपेंड है उसके साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है, वो तो ऐसे ही रहता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, कोवैलेंट भी नहीं है, वो तो न्यूट्रल फॉर्म में है वहां पे, ठीक। मान लिया जैसे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में, हमने क्या बताया था आपको? CuSO4 बताया था, CuSO4 इंटू कितने H2O? 5H2। तो यहाँ ये तो इसके साथ बस ऐसे ही जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे इसमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, और ये रहेगा नॉन पोलर। समझे बात को? ये तो कहना चाह रहे होंगे आप, ये नॉन पोलर रहेगा। हाइड्रिक कहा आपने, तो हाइड्रिक हो जिसमें H2O जुड़ा हुआ है, H2O के जुड़ने के बेसिस पे ये बता। अब H2O मैक्सिमम जो साल्ट होते हैं उनमें एक ज्वाइंट फॉर्म में रहेगा, उनमें बॉन्डिंग नहीं है, बस वो उसके क्रिस्टल में फंस जाता है। समझ रहे? जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है उसमें वो H2O फंसा हुआ है। समझे मेरी बात को? इस चीज का
बहुत अच्छी प्रकार से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। वो फंसता कैसे है उसके अंदर, कुछ एक इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उसके अंदर जो मेन मेटल होगी वो रहेगी, उसके साथ लिगेंड्स रहेंगे, और उसी के अंदर इस प्रकार का ब्रैकेट दिखाई देगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे उसको। उसके अंदर अगर वो आ गया तो आप उसे कितना ही गर्म कर लियो, कितना ही H2O को आप बाहर नहीं निकाल सकते। वो डिपेंड करता है कि उस किसके क्रिस्टल में वो H2O किस प्रकार अरेंज है। ठीक, नॉर्मली ये कोई भी बॉन्ड यहाँ पे है नहीं, बस ये फंसा हुआ है इसमें, और नॉन पोलर तो ये रहेगा ही, कोई चार्ज है नहीं इसमें। ठीक है, हुई इतनी बात या इसके अलावा और कुछ? यही थी। अगर मेरी समझ में आ जाए तो मैं बता देता हूं, अब जितना मेरी समझ में आया आपको बताया। ठीक, अगर ऐसा नहीं होगा तो पूछ लियो बाद में, अगर कुछ और हो सकता है कुछ और पूछना चाह रहे हो गया। नॉन पोलर यानी जो जैसा होगा वो ऐसे में ही डिजोल्व होगा। ठीक है भाई, ये हो गया, सोलवेंट हो गए। इसके बाद सोल्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की थोड़ी सी बात लेते हैं कि सोल्युबिलिटी में आखिर होता क्या है। यहां पे एक चीज आएगी, सैचुरेशन सॉल्यूशन। सैचुरेशन सॉल्यूशन क्या है, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने एक बीकर में वाटर लिया, कोई सॉल्वेंट लिया, उसमें आप सोल्यूट मिला रहे हैं, स्टीयर कर रहे चम्मच से, कहीं से भी घोल रहे, घुलता जा रहा, घुलता जा रहा, घुलता जा रहा। एक पॉइंट ऐसा होगा, उसी पॉइंट पे सारे काम होंगे, उसी पॉइंट से सारी टर्म निकलेगी। अब मैं बता रहा आपको, बीकर में वाटर ले लो, वाटर ले लो, उसमें आप कुछ भी सॉल्यूट मिलाते जा रहे, घोल रहे, घोल रहे, घोल रहे, घोल रहे, घोल रहे। लास्ट में एक पॉइंट ऐसा होगा जब वो उसमें घुलना बंद हो जाएगा, एक निश्चित टेम्परेचर पर। कमती बत्ती नहीं करना वहां पे हमें, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। तो उस स्थिति में जब हमारा सोल्यूट सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में मैक्सिमम डिसोल्व है, अब हम और ज्यादा उसमें डिसोल्व नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझे मेरी बात? समझ गई है बात? अब यदि ऐसा ना हो, उसमें आप और भी मिला सकते हो, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, हुआ इतनी बात, यहां तक आगे सैचुरेटेड तक। अब यहां पे थोड़ा सा और आगे चलो, इसमें क्या कर रहे हैं हम, 2 चम्मच और मिला रहे किसी भी चीज के। जब सैचुरेटेड बना लिया था, यहां फोकस करो, यहां नहीं, यहां फोकस कर रहे हैं हम। 2 चम्मच और मिला लिए, चलो अच्छी बात है। तब यहां पे स्थिति क्या होती है, जो हमारा बीकर था उसमें हमने सोलवेंट में सोल्यूट मिला रखे थे और ये सैचुरेटेड हो चुका था। अब इसमें आप बाहर से और ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये डाल रहे बाहर से और, ठीक, सोल्यूट, ये सॉल्यूशन होगा। तो इसके जो पार्टिकल हैं, वे पार्टिकल जब इस सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे तो वो इन जो इसमें पहले से सॉल्यूट के पार्टिकल मौजूद थे उनके साथ टकराएंगे या कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने से वो यहां पे इसमें सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे। यहीं पे समझ रहे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा मैं? ये सेपरेट आउट होने शुरू हो लिए भाई, यहां पे मिला रहे और कोई बात नहीं, और कोलाइड होगा, जितना कोलाइड होगा उतने में सेपरेट आउट होते चले जाएंगे। ठीक, हाँ। अब ध्यान रखेंगे यू पॉइंट वही चल रहा, यहाँ पे टेम्परेचर भी नहीं हमने छेड़ा ना प्रेशर छेड़ा, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर या निश्चित तापमान, निश्चित दाब, उसी पे काम चल रहा अभी। तो ये जो बने, ये क्रिस्टल बनेंगे यहां पे सोल्यूट के, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? यह प्रोसेस हो जाएगी क्रिस्टलाइजेशन।
ठीक, अभी उसी पॉइंट पर रुको, अभी उसी पॉइंट पे चल रहे हैं हम, कहां पे, यहां पे इसी पॉइंट पे थे। अब अगर हम यहां थोड़ा सा भी चेंज यदि प्रेशर में या टेम्परेचर में कर देते हैं तो जो हमारी इक्विलिब्रियम है, जो हमारी इक्विलिब्रियम है वो किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो सकती है। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा? अगर मैंने यहां प्रेशर बढ़ा दिया तो जो ये हमारे क्रिस्टल प्राप्त हो रहे थे, कोलाइड हो रहा था, वो नहीं होने का, अभी डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। या यहीं पर टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस रुक जाएगी और यो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। समझे मेरी बात? ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन हुआ और इसी पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम होगी वो कहलाती है आपकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, चलती फिरती साम्य अवस्था। समझे बात? क्लियर हुई? सॉल्यूट का पता लगा, सॉल्वेंट का पता लगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाई टेम्परेचर की। सोल्युबिलिटी इन सॉलिड, ये ए पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। सॉलिड में पढ़ रहे हैं अभी हम, अपने रास्ते से जो है मत भटक जाना। अनसैचुरेशन का एग्जांपल यही है, कोई भी सॉल्यूट है जब वो सैचुरेटेड जब तक नहीं हुआ अनसैचुरेटेड ही है, बस जब तक घुल रहा हो अनसैचुरेटेड है। जब घुलना बंद हो जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा, यहां पे एंड पॉइंट है, यहां एंड पॉइंट नहीं है। काटा लगाओ, काटा नहीं है, यहां है। समझे? ठीक, ये एंड पॉइंट गेन नहीं कर सकता, ये एंड पॉइंट गेन कर लगा, बस वहीं से खत्म है मामला। यदि एंड पॉइंट है किसी सॉल्यूशन में तो वो सैचुरेटेड है, जिसमें नहीं है वो अनसैचुरेटेड है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम जब पूरी प्रोसेस ऐसी स्थिति में है कि जरा सी भी लाशा तेल लेके जो फैक्टर है उनमें जरा सा भी चेंज करने पर वो इधर भी जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है। तो वो क्या हो गई? गतिशील हो गई, डायनेमिक हो गई। और उस पर अब इक्विलिब्रियम मतलब तराजू, मतलब इक्वल, जो इधर भी जा रहा है इधर भी जा सकता है, तो वही कहलाती है आपकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ गए बात को? यही से अगर आपने, मैंने क्या, अगर प्रेशर बढ़ा दिया तब क्रिस्टलाइजेशन रुक के सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर घटा दिया तो क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट पर किधर भी जा सकते हैं ना आप। लाशा तेल ये बढ़ा था लाइंथ में, तो ये लाशा तेल ये है, यहां से टेम्परेचर बढ़ा दिया सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, घटा दिया तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाएगा। अब यहां पर भी फैक्टर है टेम्परेचर के। अब देखो ये डिपेंड करता है सोल्यूट के नेचर पे भी। टेम्परेचर देखिए जरा। अब हमने कहा ए पॉइंट पढ़ रहे हैं आप, लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। बी पॉइंट में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम किसी गैस को डिसॉल्व करेंगे किसी लिक्विड में, वही आएगा आपका हेनरी लॉ। उसे पढ़ने से पहले क्लियर होना जरूरी था इसका सारा डाटा, इसलिए मैंने इसमें इतना समय लिया। ठीक, अब इसके बाद भैया, हाँ टेम्परेचर आ गया आपका। ये हो गए नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नंबर 2 हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर देखो भाई, इसमें एक चीज समझो, कुछ जो सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है मामला। लाशा तेल ये तो खैर है ही हमारे साथ साथ, हमारे पास ऐसे सोल्यूट है, सोल्यूट लिख देता हूं, दोनों के दोनों सोल्यूट है, जैसे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
पोटेशियम भी ले सकते हैं, NaOH। ये क्या करते हैं, ये सोलवेंट में या वाटर में, बोलो वाटर में डिसोल्व होते ही ये हीट इवॉल्व करते हैं, यानी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास और दूसरे अलग, हमारे पास NaCl है, KCl है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन में जैसे डिसोल्व करेंगे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करागा तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक ऐसा है जो हरामी है तुम्हारी तरह, कैसे, ग्लोबल साल्ट। साल्ट क्या है, सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O। ये लगभग 32.4 के आसपास, 32.5 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास तक तो यू इसे आप घोल रहे, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे, तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या रहेगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन आफ्टर 32.5 और 4 द सोल्युबिलिटी आर डिक्रीज, यानी जो इसकी सोल्युबिलिटी है इस टेम्परेचर के बाद घटने लग जाएगी। तो दोनों काम कर रहा है। इनके बारे में अभी बताता हूं डिटेल में और ज्यादा। ठीक, तो आफ्टर, इसके बाद जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर हमारा इधर को बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इधर को हमारा इंक्रीज हो रहा। अब डेल्टा एच, जो मैं आपको कह रहा था, डेल्टा एच आपका क्लास 11 में पढ़ा था, रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी को। इसकी खूबी क्या होती है, यदि कहीं पर डेल्टा एच पॉजिटिव दे रखा है तो उसका मतलब है कि रिएक्शन हमारी क्या है, एंडोथर्मिक है, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच। और यदि एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच रहेगा हमारा निगेटिव डेल्टा एच। ठीक है, ये निगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हैं, 11वीं में बताया था, अगर तुम्हारे इसमें आगे आएगा तो आगे बताएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं क्या आएगी, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, क्या कहा कि डेल्टा एच सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि ये डेल्टा एच पॉजिटिव में है और रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। दूसरा क्या कहा है, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या दे रखा, लेस देन 0, यानी 0 से माइनस में जा रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच निगेटिव है और रिएक्शन हमारी क्या है, एक्सो। ठीक है, ये हुई बात। और फिर आपको पता ही है एंडोथर्मिक कौन से करते हैं, ये, और एंडोथर्मिक ये करते हैं, एक्सोथर्मिक ये करते हैं रिएक्शन में डिसॉल्व करने पर। अब लास्ट आते ही लेके आते हैं, यदि इस रिएक्शन में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसे इसमें वाटर में डिसॉल्व कर रहे कोई से भी साल्ट को, और टेम्परेचर आप यहां पर बढ़ाना शुरू कर रहे, तो जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लास आतेले प्रिंसिपल। मैंने लास आतेले के आपको सिर्फ एक बात बताई थी कि इसे ध्यान रख लिया, जिंदगी में कभी मार नहीं खाने का, कि लास आतेले हमेशा उल्टा चलता है। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा तो आपने वहां टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, तब जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड जाएगी।
यानी जो हम काम करवाना चाह रहे वो होगा। एक बार और सुनो, यदि किसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में यदि आप उसका उल्टा करना, मैंने कहा लासा तेली उल्टा चलता है, उस रिएक्शन में टेम्परेचर डाउन करो तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, जो आप कराना चाह रहे वही होगा। तो इस रिएक्शन में ऊपरली में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी, अगर घटाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है हमारा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इनमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा, लॉस आते लिए को लेगा। यदि इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाए तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। समझ आई बात? लग गया पता टेम्परेचर का सब डाटा। अब बात करते हैं हम काहे की, प्रेशर की। नंबर 3 प्रेशर। अब आपको एक चीज पता है, हमने क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे कि जो गैसें होती हैं वो मोर कंप्रेसिबल होती है ना। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड में। ठीक, तो जो सॉलिड, भाई सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड रहेगा, सॉलिड हमारा सॉल्यूट है, तो दोनों तकड़ी चीज होगी। तो ऐसी चीज पे जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, हिंदी में बोला तो संपीड्यता होती है, या किसी चीज का हम संपीड़न कर रहे तो वो लगभग न के बराबर होती है। यानी जो लिक्विड और सॉलिड होते हैं वो लगभग असंपीड्य यानी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। समझे मेरी बात? और जब ये नॉन कंप्रेसिबल है तो प्रेशर का इफेक्ट यहां पे उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसमें जब सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो रहा, जब गैस को पढ़ेंगे वहां प्रेशर ही इफेक्ट लगा, इसी से निकल कर आया था हेनरी लॉ। हेनरी लॉ यही पैदा हो लिया। जो हेनरी जी हैं वो यही से उनके दिमाग में घंटी बज गई। ठीक, इस पर तो फैल है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा, वो लगभग न के बराबर होता, नेग्लिजिबल कर देते हैं उसको। लेकिन जब हम गैस को डिजोल्व कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन में तो उसकी सोल्युबिलिटी मोस्ट इफेक्टेड होती है कंपेयर देन अदर। अब यहीं से फिर हेनरी लॉ निकल के आता है। आसान है। हेनरी लॉ क्या है, किसी भी गैस की किसी सॉल्वेंट में जो सोल्युबिलिटी होती है वो उसके काहे के जो पार्शियल प्रेशर होता है और उसके जो मोल फ्रैक्शन होते हैं गैस के, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी P प्रोपोर्शनल टू X, P प्रोपोर्शनल टू X। X क्या है, मोल फ्रैक्शन। कितने भी हो सकते हैं, A मान लो, यहीं से निकल के आ जाता है P इक्वल टू KH XA। ये हेनरी कांस्टेंट है HA। समझ रहे बात को? यू बढ़ागा तो सोल्युबिलिटी घटेगी। थोड़ा सा डाटा दे रहा, कल बताएंगे इसके बारे में सारे डिटेल। अब इतना काम हुआ। अच्छा, यहीं पे इसी के साथ साथ डाल्टन भी जिंदा था उस समय पे, वो डाल्टन भी करता है इसी काम को। ठीक है, वो रे डाल्टन जी वहां पे लैब में, तो डाल्टन भी इसी काम को कर रहा था। लेकिन जो प्रसिद्धि थी या जो गुडविल थी वो ले जाते हैं हेनरी जी। ठीक है, डाल्टन रह जाता है अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्वॉल्व, ज्यादा वो ज्यादा समय से बताता है। तो ये डाटा था सोल्युबिलिटी का। यहां पे हम एक चीज मिस कर गए, एक बच्चे ने क्वेश्चन ही पूछा था इसमें कुछ थोड़ा सा, वो चीज क्या मिस की हमने यहाँ पे, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। वो पॉइंट है यहाँ की सोल्यूट का पॉइंट है वो। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी यानी जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी भी इफेक्ट डालती है इसमें, यहां देख लो, इसी का पॉइंट है लैटिस एनर्जी। एनर्जी नंबर 2 है क्या, हाइड्रेशन। एनर्जी। ठीक है भाई, लैटिस एनर्जी क्या आती है, कल बताया था। जब हम
किन्हीं आयनों से, किसी भी सब्सटेंस के आयनों से 1 मोल सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उस सॉलिड की लैटिस एनर्जी कहलाती है। समझ रहे? समझे बात को? या बढ़ेगी तो जो सोल्युबिलिटी है वो घटेगी। समझे? उसके बाद यानी इसे हम कर सकते हैं लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सोल्युबिलिटी। अब हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? किन्हीं भी 1 मोल सॉलिड के आयनों के साथ या किसी भी सॉल्यूट के आयनों के साथ आप वाटर को ऐड करा रहे हैं या वाटर उसके साथ जोड़ रहे हैं, तो ये कहलाता है हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। या जो हाइड्रेशन एनर्जी है, जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा उतनी ज्यादा ये बढ़ेगी और जितनी ये बढ़ेगी उतनी ही सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी इसके प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट कल छूट गया था हमारा, बस।